हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 10 यानी कि भाग 10 पढ़ेंगे। भाग 10 में हम लोगों का टॉपिक का नाम है अधिशोषण समतापी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पृष्ठ रसायन का। ये अधिशोषण समतापी हमारा टॉपिक का नाम है, जो कि अब तक पृष्ठ रसायन में कुल मिलाकर 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो कृपया करके हर वीडियो को आप सीरियल नंबर से देखिए। पृष्ठ रसायन आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, पृष्ठ रसायन में भाग 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी। देखिए, अधिशोषण समतापी होता क्या है। अधिशोषण समतापी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं अधिशोषण क्या होता है। देखिए, अधिशोषण कहते किसे हैं। ये मान लीजिए कि ये कोई आपका ठोस पदार्थ है। ये कोई क्या है, आपका ठोस पदार्थ है। और इस पदार्थ के पृष्ठ पर कोई गैस आकर के जुड़ गई है। इस पदार्थ के पृष्ठ पर कोई गैस आकर के क्या की है, जुड़ गई है। तो जो गैस आकर के जो जुड़ी है उसको कहते हैं अधिशोष्य। उसको क्या कहते हैं, अधिशोष्य। और इस ठोस पदार्थ पर जुड़ी है तो इसको कहते हैं अधिशोषक। क्या कहते हैं, अधिशोषक। और इस घटना को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। इस घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण। अधिशोषण ये पीछे हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं कि जब कोई भी पदार्थ किसी पृष्ठ पर आकर के जुड़ता है तो इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। जो पदार्थ आकर के जुड़ा है उसे अधिशोष्य कहते हैं, तथा जिस पदार्थ पर जुड़ता है उसे अधिशोषक कहते हैं। अब ये जो पदार्थ तुम्हारा जुड़ा है पृष्ठ पर, वह गैस है। वह तुम्हारा क्या है, गैस है। यानी कि जो पदार्थ इस ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर आकर के जुड़ा है, ये पदार्थ आकर के जुड़ा है और ये मान लीजिए कि क्या है, गैस है। ठीक है। और यह ठोस पदार्थ है, तो यह ठोस पदार्थ तुम्हारा है, इसको हम लोग कहेंगे अधिशोषक कहोगे। सॉरी, इसको बाबू अधिशोषण नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, अधिशोषक होगा। यानी कि ये जो गैस है, अधिशोष्य जो गैस है, इस ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर आकर जुड़ रही है। यानी कि ये तुम्हारा अधिशोष्य और ये तुम्हारा अधिशोषक, और इस घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब समझिए, ये जो चिपकने वाली गैस थी वो तुम्हारी गैस है, और जिस सतह पर चिपक रही है वो तुम्हारा क्या है, ठोस है। यानी कि गैस जो है ठोस की सतह पर आकर के चिपक रही है। यानी गैस जो है ठोस की सतह पर आकर के जुड़ रही है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं ठोसों पर गैस का अधिशोषण। क्या कहते हैं, ठोसों पर गैस का अधिशोषण। ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि ठोसों पर गैस का अधिशोषण से क्या समझते हैं, ये भी आपको वीडियो नंबर हम पार्ट 8 में समझा चुके हैं। भाग 8 में पढ़ा चुके हैं ठोसों पर गैस का अधिशोषण होता क्या है। जब किसी ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर कोई गैस आकर के जुड़ जाती है तो इस घटना को ठोसों पर गैस का अधिशोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब समझिए, यानी कि जो अधिशोष्य था तुम्हारी गैस है, और अधिशोषक जो है वो तुम्हारा क्या है, ठोस अवस्था में है। कोई दिक्कत? हमारा टॉपिक है तुम्हारा अधिशोषण समतापी क्या होता है। अधिशोषण समतापी कहते किसे हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, अधिशोषण समतापी होते क्या है। ये मान लीजिए कि पुनः यह तुम्हारा कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये कोई क्या है, तुम्हारा ठोस पदार्थ है।
और यह ठोस पदार्थ का यह सतह है। यह ठोस पदार्थ का क्या है? सतह है। और यहां पर गैस के अणु है। ये सभी तुम्हारे क्या हैं? गैस के क्या है? अणु है। ये गैस के अणु इस ठोस की सतह पर चिपकेंगे। ये तुम्हारा क्या है? ठोस पदार्थ है। ये गैस के अणु इस ठोस की सतह पर आकर के जुड़ जाएंगे, तो इस घटना को कहोगे ठोसों पर गैस का अधिशोषण कहेंगे। अब देखिए, ये जो गैस है इस सतह पर जुड़ रही है, जाहिर सी बात है, परंतु तापमान स्थिर है। ताप क्या है? स्थिर है। मानी कहने का मतलब यह है कि जब हमारा ताप स्थिर है, मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे। जब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस रहे, इसका मतलब कि हम यह कह दिए कि ताप स्थिर है। जब तापमान को कांस्टेंट कर दिए, तो अब इस गैस की मात्रा को, अधिक से अधिक मात्रा को हमको चिपकाना है, यानी कि इस सतह पर क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमको दाब बढ़ाने पड़ेंगे, या हो सकता है कि दाब घटाना पड़े, मतलब कुछ ना कुछ हमको स्टेटमेंट करने पड़ेंगे। यानी कि हुआ क्या? स्थिर टेम्परेचर कर दिया गया है और इस ठोस की सतह पर गैस के अणुओं को अधिशोषित कराना है। ठीक है? तो कैसे गैस के अणु अधिक से अधिक अधिशोषित होंगे? कैसे गैस के अणु कम से कम अधिशोषित होंगे? गैस के अणु कितना दाब पर कितना अधिशोषित होंगे? यही चीज हमारा बताता है अधिशोषण समतापी। मैंने देखिए, अब जो डिफिनीशन लिखे हैं वो सुनिए। अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं? तो क्या? इस निश्चित ताप पर, माने तापमान क्या है? कांस्टेंट है। निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा, माने ये जो गैस तुम्हारी जो इस सतह पर आकर के जुड़ रही है, उसकी जो मात्रा, ठीक है, एवं दाब के मध्य परस्पर संबंध को, माने कहने का मतलब यह है कि तापमान स्थिर कर दिए हैं। तापमान क्या कर दिए हैं? स्थिर कर दिए हैं। और तापमान स्थिर कर देने के बाद से कितनी गैस अधिशोषित होगी, माने कितना प्रेशर पर, कितना दाब पर कितना गैस अधिशोषित हो रही है, यही तुम्हारा संबंध कहा जाता है अधिशोषण समतापी। ठीक है? मैंने आपसे कोई पूछेगा कि अधिशोषण समतापी क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे कि देखिए भाई, इस सिस्टम में कोई गैस जो होता है ठोस की सतह पर आकर के जुड़ता है इस सिस्टम में, परंतु होते क्या है, उस समय ताप अगर स्थिर कर दिया जाए तो कितनी गैस की मात्रा कितना दाब पर अधिशोषित होगी, यही स्टेटमेंट हमारा कहा जाता है अधिशोषण समतापी। ठीक है? अधिशोषण समतापी क्या है? तो बोलिएगा कि स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा, माने यह गैस कितना इस पर अधिशोषित हो रही है, जुड़ रही है, चिपक रही है। टेम्परेचर को स्थिर कर दिए हैं, तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस था तो 85 डिग्री सेल्सियस रहे, न कि 49 हो, न का 51 न हो, माने 50 का 50 डिग्री सेल्सियस ही रहे। तो स्थिर ताप पर यह गैस कितनी मात्रा अधिशोषित होगी, कितना दाब पर अधिशोषित होगी, यही संबंध तुम्हारा कहा जाता है अधिशोषण समतापी। एक टॉपिक को 5 बार बता रहे हैं, आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए पूरे अच्छे तरह से कि हाँ अधिशोषण समतापी होते क्या हैं। अधिशोषण समतापी प्रोसेस में होता यह है कि तुम्हारा एक तरह से तापमान को स्थिर कर दिया जाता है और यह देखा जाता है कि कितना दाब पर कितना गैस किसी ठोस की सतह पर आकर के जुड़ रही है। अब याद हो जाएगा, अधिशोषण समतापी में क्या देखा जाता है कि स्थिर ताप पर कोई गैस है, वह किसी ठोस की सतह पर कितना प्रेशर पर कितना चिपक रही है, यही तुम्हारा स्टेटमेंट पूरा हो जाता है अधिशोषण समतापी। कोई दिक्कत? अब समझिए। अब कहोगे कि सर ये गैस की जो मात्रा है इस सतह पर चिपकेगी तो कितना प्रेशर पर कितना चिपकेगी, तापमान तो आप स्थिर करा दिए हैं। अब
हमको पता है कि ये जो गैस है इस सतह पर चिपकेगी, तो जाहिर सी बात है दाब पर ही डिपेंड करेगा, कितना दाब पर कितना ये गैस चिपकेगी, कितना कम दाब रहेगा तो कितना कम से कम ये गैस चिपकेगी, कितना कम से कम यह गैस जुड़ेगी। यही स्टेटमेंट को बताने के लिए एक फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने 1960 ईस्वी में अपना एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक अपना स्टेटमेंट दिया। मैंने कहने का मतलब क्या है कि एक फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक था। कौन सा वैज्ञानिक था? फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक था, ठीक है। 1960 ईस्वी में यह गैस इस सतह पर कितना अधिशोषित होगी, कितना प्रेशर पर, यानी कि कितना दाब रहेगा तो कितना गैस यह सतह पर आकर के जुड़ेगी। इसी चीज को बताने के लिए अपने प्रयोग के बेसिस पर उन्होंने एक समीकरण दे दिया जिसको बोला गया फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण। फिर से सुनिए, आपसे कोई पूछेगा कि फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण क्या है, तो क्या बताएंगे कि फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अधिशोषण समतापी के संबंध में, अधिशोषण समतापी का मतलब तापमान स्थिर कर दिया गया है तो कितना प्रेशर पर कितना कोई गैस किसी सतह पर चिपकेगी, यही तुम्हारा है अधिशोषण समतापी, ठीक है। तो अधिशोषण समतापी के संबंध में फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक समीकरण दे दिया जिस समीकरण को कहा गया फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण। बोलेंगे नहीं ना? फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण क्या है? तो आप जानते हैं कि तापमान अगर स्थिर कर दिया गया तो कितनी गैस की मात्रा कितनी दाब पर चिपकेगी। यही चीज बताने के लिए फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक समीकरण दे दिया जिसको कहा गया फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, आप इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे बना दे रहे हैं। ये कोई ठोस पदार्थ था जिसको अधिशोषक कहोगे, और ये गैस है, क्या है? गैस है जिसको अधिशोष्य बोलोगे, ठीक है। और नियत ताप पर, ताप क्या रखा गया है? नियत रखा गया है, तापमान में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसी संबंध में किस संबंध में? अधिशोषण समतापी के संबंध में, माने कितना प्रेशर पर कितना गैस किसी ठोस की सतह पर जुड़ेगी, इसी के संबंध में फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी कहा गया, ठीक है। मैंने कहने का मतलब क्या है कि कितना ताप को नियत रखा गया है। किसको नियत रखा गया है? ताप को नियत रखा गया है। तो किसी ठोस की सतह पर कितना प्रेशर पर कितना गैस चिपकेगी, इसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण समतापी। और इसी के संबंध में, यानी कि कितना गैस की मात्रा कितना प्रेशर पर किसी ठोस की सतह पर चिपकेगी, इसी संबंध में फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने 1960 ईस्वी में अपना एक इक्वेशन दे दिया, अपना एक समीकरण दे दिया, अपना एक स्टेटमेंट दे दिया, कह सकते हो, ठीक है। और यह जो समीकरण था तुम्हारा किस बेसिस पे था? तो प्रयोग के बेसिस पे था। किस बेसिस पे था? प्रयोग के बेसिस पर। माने इन्होंने फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, किस पर? यानी कि कितनी गैस की मात्रा अगर दाब बढ़ाएंगे तो कितना इस ठोस की सतह पर अधिशोषित होगी, इसी के संबंध में फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा क्या दिया?
एक इक्वेशन दिया, एक समीकरण दे दिया, जिसको बोला गया फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी कहा गया। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी किसके संबंध में आया, तो क्या बोलोगे, ताप नियत रहेगी कोई गैस जो है कितनी मात्रा कितनी प्रेशर पर किसी ठोस की सतह पर अधिशोषित होगी, इसी के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब कुछ पूछोगे कि सर वो समीकरण क्या था, पूछोगे ना कि वो समीकरण क्या था, तो देखिए उस समीकरण क्या था, इसको भी आप लोग नोट करिए, हम मिटा दे रहे हैं, चाहे भी लिख दे रहे हैं नीचे ही। देखिए उनका समीकरण ये था, x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1 बाई n। यही तुम्हारा फ्रेंडलिक का समीकरण था। क्या समीकरण था, x बटा में m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1 बाई n। ये फ्रेंडलिक का तुम्हारा समीकरण था। किसके संबंध में आया था, अधिशोषण समतापी के संबंध में आया था। अब पूछोगे कि सर ये x क्या है, x जो था अधिशोषित गैस की मात्रा, यानी कि जो गैस चिपक रही है उसकी मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा। ठीक है, m क्या है, m जो देख रहे हो ये जो ठोस अधिशोषक है, यानी कि जिसकी सतह पर अन्य कोई पदार्थ आकर के जुड़ रहा है, उसी को ना अधिशोषक कहोगे जी। अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, P क्या है, तो P दाब है, माने कितना प्रेशर है। ठीक है, बार बार कह रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा फ्रेंडलिक इक्वेशन क्या है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि अगर तापमान स्थिर कर दिया जाता है तो कितनी गैस की मात्रा कितना दाब पर किसी ठोस की सतह पर जुड़ेगी। इसी को बताने के लिए फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर एक समीकरण दे दिया, जिस समीकरण को फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी समीकरण कहा गया। और वो समीकरण क्या था, तो बार बार कह रहे हैं कि ये समीकरण प्रयोग के बेस पर दिए गए हैं। कोई ये मत पूछिएगा हमसे कि सर ये समीकरण कहां से आया, बार बार कह रहे हैं कि किस बेस पर दिए गए हैं, प्रयोग के बेस पर दिए गए हैं। तो हमको इस समीकरण को रट्टा ही मारना है। क्या है वो समीकरण, x बटा में m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1 बाई n। ठीक है, x क्या है, तो ये जो गैस जो है वो इस सतह पर आकर के जुड़ रही है, उसकी मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा। और ये m क्या है, तो ये जो अधिशोषक है, ये जो तुम्हारा अधिशोषक है उसका द्रव्यमान। और p क्या है, तो p उसका प्रेशर है, दाब है। ठीक है, अब कहोगे कि सर इसमें अगर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो x बाई एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 बाई n हो जाएगा। अगर ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो x बाई एम इज इक्वल टू समानुपाती चिन्ह के बदले कोई कांस्टेंट का प्रयोग कर दिए तो के पी का पावर 1 बाई n। ये भी आपका फ्रेंडलिक इक्वेशन हो सकता है। अब आपको पता हो गया कि x अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है या अधिशोषित गैस की मात्रा है, m क्या है, अधिशोषक गैस का द्रव्यमान है या अधिशोषक का द्रव्यमान है, p क्या है तुम्हारा, तो दाब है। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये दो चीज क्या है। तो ये k तथा p, k तथा n, p नहीं, k तथा n जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा कोई नियतांक है। क्या है, तुम्हारा नियतांक है। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना, k और n क्या है, तुम्हारा नियतांक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा समीकरण हो गया फ्रेंडलिक का समीकरण। अगर आपसे कोई पूछेगा अधिशोषण समतापी क्या होता है, तो बता दीजिएगा ताप अगर स्थिर है तो कितनी गैस की मात्रा कितना दाब पर किसी ठोस पर चिपकेगी, यही है अधिशोषण समतापी। इसी को बताने के लिए प्रयोगों द्वारा फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक इक्वेशन दे दिया, जिसको फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहा गया। उनका इक्वेशन क्या था, x बाई एम प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1 बाई n। अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक का प्रयोग करेंगे k का, तो x बाई एम इज इक्वल टू k p का पावर 1 बाई n। x जो है अधिशोषित गैस की मात्रा, जो गैस चिपक रही है उसकी मात्रा, m जो है अधिशोषक का द्रव्यमान, जिस पदार्थ पर, जिस ठोस पदार्थ पर चिपक रहा है उसका द्रव्यमान, p जो है दाब है,
और k और n जो है एक नियतांक है। क्या है? k और n क्या है? एक नियतांक है। ठीक है। और स्टेटमेंट इसमें कुछ बाकी है, वो अब बताएंगे। अब ये n का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है, वो सब बता रहे हैं। इतना आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। नोट कर लीजिए आप लोग, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए मोबाइल को पॉज करके। अब देखिए आगे बता रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन को भी रहने दे रहे हैं। अब देखिए हो गया। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, ये बाबू n का मान कब के लिए क्या होता है। अगर बाबू पहला कंडीशन, अगर निम्न दाब हो, निम्न दाब का मतलब कि प्रेशर बहुत कम हो, निम्न दाब पर ये 1/n का जो मान होता है तुम्हारा 1 होता है। निम्न दाब के लिए 1/n का जो वैल्यू होता है 1 होता है। याद करना पड़ेगा इसको। अगर दाब बहुत कम है तो 1/n का जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो देखिए तब इस कंडीशन में तुम्हारा सूत्र क्या बनेगा बताइए हमको। x/m इक्वल टू k p और 1/n का मान कितना है? 1। कब? जब दाब बहुत कम हो उसके लिए। तो ये सूत्र आ गया। निम्न दाब के लिए 1/n का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 को इस सूत्र में लिखेंगे तो तुम्हारा क्या सूत्र बन जाएगा? x/m इक्वल टू k p का पावर 1/n और 1/n के जगह पर 1 रखेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा। दूसरा कंडीशन, ये सब याद रखना पड़ेगा। मध्यम दाब के लिए, मध्यम मान मीडियम प्रेशर के लिए, मध्यम दाब के लिए तुम्हारा होता है सूत्र। देखिए मध्यम दाब के लिए तुम्हारा होता क्या है, ध्यान से। 1/n का जो वैल्यू है 1/n के ही बराबर होता है, ये मत भूलिएगा आप लोग। जब मीडियम प्रेशर लगा हो, यानी कि जब प्रेशर ना तो कम हो ना ज्यादा हो, ना तो ज्यादा कम हो ना तो ज्यादा ही ज्यादा हो, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो प्रेशर लग रहा है वह मीडियम रेंज में है, तो इस कंडीशन में 1/n का जो वैल्यू होता है 1/n ही होता है। ठीक है, परंतु एक कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, हमेशा n का मान 1 से ज्यादा होगा। हमेशा n का मान क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, तो सूत्र सेम यही हो जाएगा। तो अब सूत्र इसके लिए क्या बनेगा? x/m इक्वल टू kp, 1/n का मान 1/n ही होता है, यानी कि यही हमारा सूत्र बन जाएगा। ठीक है, कब? जब प्रेशर मीडियम में लगा हो। जब प्रेशर बहुत लो हो तब 1/n का मान क्या होगा? 1, और तब इस सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x/m इक्वल टू kp का पावर 1। एक लिखो चाहे ना लिखो, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, जब तुम्हारा दाब मीडियम में लगा हो तो 1/n के जगह 1/n ही लिखा जाता है, यानी कि 1/n इक्वल टू 1/n। और यहां पर हमेशा फिक्स है कि n का जो वैल्यू है हमेशा 1 से ज्यादा होगा, तब हमारा सेम का सेम यही सूत्र बनेगा। कोई दिक्कत? तीसरा कंडीशन, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा कंडीशन, उच्च दाब के लिए या उच्च दाब पर, उच्च दाब के लिए देखिए ध्यान से बाबू, उच्च दाब के लिए तुम्हारा होता है 1/n का जो वैल्यू होता है 0 होता है। उच्च दाब के लिए बार बार कह रहे हैं कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो 1/n का जो वैल्यू होता है क्या आएगा? 0। तब आपका सूत्र क्या होता है? मेन सूत्र यही ना होता है, x/m इक्वल टू kp का पावर 1/n, और 1/n का वैल्यू क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। यानी कि ये सूत्र तुम्हारा आ गया ना। कब? जब दाब बहुत ज्यादा हो तब। अब p का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? x/m इक्वल टू k।
यानी कि k एक आपका नियतांक है ना जी, यानी कि कह सकते हैं x/m का जो वैल्यू है वह एक नियत अंक ही आएगा। कब? जब तुम्हारा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तब। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अब तक क्या पढ़ लिए? पहला कंडीशन पढ़े, अधिशोषण समतापी क्या होता है। बार बार कह रहे हैं कि अगर ताप को स्थिर कर दिया जाए तो कितनी गैस की मात्रा, कितनी ताप को अगर स्थिर कर दिया जाए तो अधिशोषित गैस की जो मात्रा है और दाब के मध्य क्या रिलेशन होगा, यही तुम्हारा बताता है अधिशोषण समतापी। इसी के संबंध में फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक इक्वेशन दे दिया था जिसको फ्रेंडलिक इक्वेशन कहा गया था। वह इक्वेशन 1960 ईस्वी में आया था, वो भी फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा दिया था। उसका इक्वेशन यही था, x/m बराबर k p⁴1/n, जहां x अधिशोषित यानी कि चिपकने वाला गैस का द्रव्यमान या मात्रा, m जो है अधिशोषक का द्रव्यमान, k जो है नियतांक, p दाब और 1/n यानी कि n भी तुम्हारा नियतांक होता था। ठीक है, अगर दाब बहुत ज्यादा ना हो, दाब तुम्हारा बहुत कम हो, उस कंडीशन में 1/n का वैल्यू 1 रखा जाता है, तब ये तुम्हारा सूत्र आएगा x/m = kp। ठीक है, दूसरा कंडीशन, जब दाब मीडियम में लगा हो तो 1/n के जगह 1/n ही लिखेंगे, तब हमारा ये सूत्र बनेगा। जब दाब बहुत ज्यादा हो उस समय 1/n का वैल्यू 0 होता है, तो तुम सूत्र में रखोगे, तुम जानते हो कि मेन सूत्र फ्रेंडलिक का था x/m = kp⁴1/n, जानते थे ना? बोलिए, तो हाई प्रेशर के लिए 1/n का वैल्यू 0 होगा, तो इस सूत्र में 1/n के जगह 0 रखेंगे तो x/m = kp⁴0। तो किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस p⁴0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो केवल यहाँ पे k बच जाएगा, तो x/m = k, यानी कि x/m का अनुपात हमेशा नियत होगा। आपसे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कब अधिशोषित गैस की मात्रा m और अधिशोषक का द्रव्यमान, रुकिए गलत हो रहा है, कब अधिशोषित गैस की मात्रा x, कब चिपकने वाली यानी कि अधिशोषित गैस की मात्रा x और अधिशोषक का द्रव्यमान m का अनुपात सदैव नियत होता है। बताइए, हमसे क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से, कब नियत होता है अधिशोषित गैस की मात्रा x और अधिशोषक का द्रव्यमान m, दोनों का रेशियो कब नियत आता है? कब? जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तब। आपसे अगर ऑप्शन ही क्वेश्चन पूछ देगा तो आप ऑप्शन दे देगा कि प्रेशर बहुत कम हो, प्रेशर मीडियम हो, प्रेशर बहुत ज्यादा हो, नॉन ऑफ दीज, तो आप क्या बोलेंगे कि हमेशा प्रेशर जब ज्यादा रहता है उस समय अधिशोषित गैस की मात्रा x और अधिशोषक का द्रव्यमान m का जो अनुपात होता है सदैव एक नियत अंक ही आता है। ठीक है, चलिए लास्ट बहु बचा है, इसका ग्राफ हमको खींचना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए देखिए ग्राफ खींचा जाए इसको। देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे इसको, तुम्हारे होते क्या है, ग्राफ कैसे खींचोगे, तुम्हारे किसके किसके मध्य ग्राफ कैसे खींचोगे, सुनिएगा ध्यान से। अब हमको ये बताइएगा, पहला कंडीशन, सब डाटा नोट कर ले रहे हैं। पहला कंडीशन अभी पढ़ा है, निम्न दाब पर तुम्हारा क्या आया था, निम्न दाब पर, बोलिए, ये तुम्हारा आया था x/m = kp आया था, यानी कि k एक नियतांक होता है ना, तो यानी कि नियतांक को अगर हटाएंगे तो यहां से x/m समानुपाती p हो सकता है। फिर अगर हम लोग नियतांक को हटाएंगे तो बराबर के स्थान पर फिर प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपाती चिन्ह हमको लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? अब समझिए दूसरा कंडीशन, मीडियम प्रेशर मध्यम दाब जब हो, मीडियम प्रेशर मध्यम दाब जब हो तब तुम जानते हो कि x/m =
के पी का पावर 1/n होता है। ये भी आप लोग डाटा जानते हैं। लास्ट कंडीशन तीसरा, जब उच्च दाब हो तब तुम्हारा सूत्र क्या बनता है, x/m एक नियतांक आता है k होता है। चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ में कैसे बनेंगे तुम्हारे। देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हो गया ये ग्राफ। चलिए इस एक्सिस पर x एक्सिस और इसको कौन सा एक्सिस, y एक्सिस कर दिए। अब हमको बताइएगा x एक्सिस पर हमने क्या दिखाए हैं, x एक्सिस पर हम दिखा दे रहे हैं तुम्हारा प्रेशर को, दाब को। x एक्सिस पर क्या दिखाए हैं, दाब को। y एक्सिस पर x/m को दिखाए हैं। y एक्सिस पर किसको दिखाए हैं, x/m को दिखाए हैं। अब समझिएगा, इधर की दिशा में जब अगर हम चलेंगे तो हम कहेंगे कि दाब बढ़ रहा है। इधर की दिशा में जाने का मतलब क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है। ग्राफ का ये रूल होता है। अगर हम ऊपर की दिशा में जाएंगे तो हम कहेंगे x/m, यानी कि अधिशोषित गैस की मात्रा और अधिशोषक गैस का द्रव्यमान दोनों का जो अनुपात है वो बढ़ रहा है ऊपर दिशा में जाएंगे तो। जब इधर जाएंगे तो इस एक्सिस पर हमने P को दिखाया है, यानी कि दाब का बढ़ना प्रदर्शित हुआ। जब ऊपर जाएंगे तो x/m का मान का बढ़ना प्रदर्शित हुआ। जब हम नीचे आएंगे तो x/m का जो मान है, वैल्यू है, वो घटना प्रदर्शित हुआ। जब हम इधर आएंगे तो p का मान का घटना प्रदर्शित हुआ। ये ग्राफ का रूल है तुम्हारा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। देखिए जब प्रेशर कम हो, निम्न दाब हो, माने दाब बहुत कम हो, ये बताइए जैसे जैसे इधर जाएंगे दाब का बढ़ना प्रदर्शित होगा। तो शुरू में दाब जब कम रहता है तो उस समय तुम्हारा दाब बढ़ेगा तो x/m का मान भी बढ़ेगा। यही ना बता रहा है जी कि x/m प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दाब हमारा मीडियम में है, बहुत कम है, मीडियम नहीं, दाब हमारा बहुत कम हो, उस कंडीशन में x/m और p दोनों का वैल्यू अगर बढ़ना है तो बढ़ेगा, घटना है तो घटेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू है। यानी कि ग्राफ हमारा चलेगा सीधे, ठीक है। यहां से यहां तक का कंडीशन में क्या हुआ है, तुम्हारा निम्न दाब है। दाब तुम्हारा क्या है, निम्न दाब है तुम्हारा यहां तक। और इस कंडीशन में तुम्हारा क्या हुआ है, P का मान भी बढ़ेगा और x/m का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा कंडीशन, मीडियम प्रेशर पर जब दाब मीडियम हो तो x/m बराबर k p का पावर 1/n होता है। अब हमको बताइएगा, अगर फिर यहां से तुम समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो सूत्र तुम्हारा बन जाएगा x/m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/n बनेगा। यानी कि इस कंडीशन पर डायरेक्ट p का पावर 1/n है, यानी कि डायरेक्ट p पर निर्भर नहीं कर रहा है x/m, p का पावर 1/n। माने कि जो मीडियम प्रेशर पर ये जो तुम्हारा ग्राफ है कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा मीडियम प्रेशर, यहां से यहां तक तुम्हारा मध्यम दाब। इस कंडीशन में x/m प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/n, और यहां से यहां तक सीधे है ना, तो x/m प्रोपोर्शनल टू p, कहां तक, यहां तक, ठीक है। अब बताइए और ज्यादा इधर जाएंगे तो दाब का और बढ़ना प्रदर्शित होगा, बोलिए। तो जब और ज्यादा इधर जाएंगे तो और दाब का बढ़ना प्रदर्शित होगा। उस कंडीशन में तुम्हारा क्या है, x/m का अनुपात सदैव नियत है। यानी कि दाब हमारा अगर बढ़ने लग रहा है तो x/m का अनुपात ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। यार भाई k है, k का मतलब नियत है। कब x/m का अनुपात नियत रहता है, अभी बताए, जब तुम्हारा दाब का मान बहुत ज्यादा होता है। यानी कि पहले बहुत दाब कम था तो यह सीधी रेखा चली। सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ, x/m प्रोपोर्शनल टू p। दूसरा जब मीडियम प्रेशर हुआ, भाई बहुत पहले दाब बहुत कम, थोड़ा सा बढ़े, दाब बढ़ना शुरू हुआ, मीडियम में दाब आया तो उस समय तुम्हारा ग्राफ ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा। और जब प्रेशर यानी कि दाब बहुत अधिक बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा बाबू,
उस कंडीशन में x/m का मान ही नियत हो जाएगा, न तो ऊपर जाएगा और न तो नीचे आएगा। बार बार कह रहा है, ऊपर जाओगे तो x/m का बढ़ना प्रदर्शित हुआ, नीचे आओगे तो x/m का घटना प्रदर्शित हुआ। तो उच्च दाब पर तुम्हारा x/m का अनुपात सदैव नियत रह रहा है, यानी कि यहां से हमारा जो ग्राफ चलेगा अब सीधे, यानी कि न तो ऊपर जाएगा न तो नीचे, यानी कि x/m का अनुपात न तो बढ़ेगा और न तो घटेगा। तो यह तुम्हारा कंडीशन आ गया उच्च दाब पर। ठीक है, तो इस तरह से बाबू आज हम लोगों ने बहुत लंबा वीडियो आज बना दिए, पढ़ भी लिए। वो वीडियो का नाम था अधिशोषण समतापी। तो जाते जाते एक बार फिर रिवीजन कर दे रहे हैं। अधिशोषण समतापी है क्या है? स्थिर ताप पर अगर कोई गैस है, कितना प्रेशर पर, कितना किसी ठोस पदार्थ पर अधिशोषित होगी, यही तुम्हारा अधिशोषण समतापी कहलाता है। इसी के संबंध में फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक इक्वेशन दे दिया था, जिसको फ्रेंडलिक का इक्वेशन कहा गया। ठीक है, वह फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना इक्वेशन अपने प्रयोगों के बेस में 1960 ईस्वी में दिया था। और वह क्या था? x/m बराबर Kp⁴ x जो है अधिशोषित गैस का द्रव्य मात्रा है, m जो है अधिशोषक का द्रव्यमान है। ठीक है, और P दाब है और K और N का मान एक नियतांक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बना है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार देखिए। अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए, हमको कॉल करके बताइए कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, हम जरूर आपकी त्रुटि सॉल्व करेंगे। बशर्ते ये बात है, आप लोग घर पर लॉकडाउन में पढ़िए जरूर, कोई भी काम नहीं होगा इस समय, सिर्फ पढ़िए, अपने भविष्य को बहुत आगे लेके जाइए। धन्यवाद।